महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैसूर पर नियंत्रण, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण। हैदर अली, हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर राज्य के कोलार जिले में बुदिकोट स्थान पर हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर राज्य के कोलार जिले में बुदिकोट स्थान पर हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर राज्य के कोलार जिले में बुदिकोट स्थान पर हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर राज्य के कोलार जिले में बुदिकोट स्थान पर हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर राज्य के कोलार जिले में बुदिकोट स्थान पर हुआ था। हैदर ने अपना सैनिक जीवन मैसूर के नाममात्र के शासक चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री नंदराज के यहाँ शुरू किया था। हैदर ने अपना सैनिक जीवन मैसूर के नाममात्र के शासक चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री नंदराज के यहाँ शुरू किया था। हैदर ने अपना सैनिक जीवन मैसूर के नाममात्र के शासक चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री नंदराज के यहाँ शुरू किया था। हैदर ने अपना सैनिक जीवन मैसूर के नाममात्र के शासक चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री नंदराज के यहाँ शुरू किया था। हैदर ने अपने सैनिक जीवन मैसूर के नाममात्र के शासक चिक्का कृष्णराज के वित्त मंत्री नंदराज के यहाँ शुरू किया था। हैदर ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया। हैदर ने तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए जिन पर शिव पार्वती विष्णु की आकृति बनी हुई थी। हैदर ने तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए जिनमें शिव पार्वती विष्णु की आकृति बनी हुई थी। हैदर ने तांबे सोने के सिक्के चलाए जिनमें शिव पार्वती एवं विष्णु की प्रतिमाएं बनी थी। हैदर ने तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए जिन पर शिव पार्वती विष्णु की आकृति बनी थी। हैदर ने तांबे एवं सोने के सिक्के चलाए जिन पर शिव पार्वती विष्णु की आकृति बनी हुई थी। 1761 में हैदर ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1761 में हैदर ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1761 में हैदर ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1761 में हैदर ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1761 में हैदर ने स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। हैदर ने कहा कि मैं भूमि से उनके शक्ति साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता था। हैदर अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता को समझता था। हैदर ने कहा कि मैं भूमि से उनके शक्ति साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात हैदर अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता को समझता था। हैदर ने कहा मैं भूमि से उनके शक्ति साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात हैदर अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता को समझता था। हैदर ने कहा कि मैं भूमि से उनके शक्ति साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात हैदर अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता को समझता था। हैदर ने कहा कि मैं भूमि से उनके शक्ति साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात हैदर अंग्रेजों के नौसैनिक श्रेष्ठता को समझता था। मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य समय समय पर 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य समय समय पर 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य समय समय पर 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य समय समय पर 4 युद्ध हुए। मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य समय समय पर 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। 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 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 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 इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाए। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाए। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाए। फलतः अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाए। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाए। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र वापस कर दिए तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र वापस कर दिए तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र को वापस कर दिया तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र को वापस कर दिया तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते गए क्षेत्र को वापस कर दिया तथा अंग्रेजों ने आवश्यकता पड़ने पर मैसूर को सैन्य सहायता देने का वादा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, इससे मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, इससे मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, इससे मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, इससे मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ, इससे मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, तब ब्रिटिश फ्रांस संबंध तनावपूर्ण हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहे थे, अतः ब्रिटिश फ्रांस संबंध तनावपूर्ण हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, तब ब्रिटिश फ्रांस संबंध तनावपूर्ण हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, तब ब्रिटिश फ्रांस संबंध तनावपूर्ण हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध फ्रांस अमेरिका का साथ दे रहा था, अतः ब्रिटिश फ्रांस संबंध तनावपूर्ण हुए। इससे भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इससे भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच तनाव बढ़ा। इससे भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इससे भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इससे भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच भी तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर राज्य का हिस्सा था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर राज्य का हिस्सा था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर राज्य का हिस्सा था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर राज्य का हिस्सा था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो मैसूर राज्य का हिस्सा था। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। अतः अंग्रेजों के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने उत्तरी सरकार जिले के बदले 7 लाख रुपये वार्षिक देने के वायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया था। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने उत्तरी सरकार जिलों के बदले 7 लाख रुपये वार्षिक देने के वायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया था। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने उत्तरी सरकार जिलों के बदले 7 लाख रुपये वार्षिक देने के वायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया था। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने उत्तरी सरकार जिलों के बदले 7 लाख रुपये वार्षिक देने के वायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया था। निजाम भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था, क्योंकि उन्होंने उत्तरी सरकार जिलों के बदले 7 लाख रुपये वार्षिक देने के वायदे को पूरा करने से इनकार कर दिया था। इस युद्ध में कुछ समय के लिए मैसूर निजाम मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। इस युद्ध में कुछ समय के लिए मैसूर निजाम मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध थे। इस युद्ध में कुछ समय के लिए मैसूर निजाम मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध थे। इस युद्ध में कुछ समय के लिए मैसूर निजाम मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध थे। इस युद्ध में कुछ समय के लिए मैसूर निजाम मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध थे। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात इस समय भारतीय इंटरनेशनल परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात इस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात इस समय भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात इस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था, अर्थात इस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, जहां अंग्रेजों की पराजय भी हुई और उन्हें बड़गांव की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, जहां अंग्रेजों को पराजय भी हुई और उन्हें बड़गांव की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, जहां अंग्रेजों की पराजय भी हुई और उन्हें बड़गांव की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। बड़गांव की वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82, जहां अंग्रेजों की पराजय भी हुई और उन्हें बड़गांव की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, जहां अंग्रेजों की पराजय भी हुई और उन्हें बड़गांव की अपमानजनक संधि भी करनी पड़ी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और उसका एक उपनिवेश उसके हाथ से निकल रहा था, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी
पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और उसका एक उपनिवेश उसके हाथ से निकल रहा था, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और उसका एक उपनिवेश उसके हाथ से निकल रहा था, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और उसका एक उपनिवेश उसके हाथ से निकल रहा था, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटेन की पराजय हो रही थी और उसका एक उपनिवेश उसके हाथ से निकल रहा था, तो दूसरी ओर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकियों का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। इस तरह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को संकट से बाहर निकाला। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को इस संकट से बाहर निकाला। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को संकट से बाहर निकाला। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को संकट से बाहर निकाला। किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजों को संकट से बाहर निकाला। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में कर युद्ध से उन्हें अलग किया। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में कर युद्ध से उन्हें अलग किया। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में कर युद्ध से उन्हें अलग किया। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में कर युद्ध से उन्हें अलग किया। उसने निजाम में मराठों को अपने पक्ष में कर युद्ध से उन्हें अलग किया। वस्तुतः मराठों के साथ सलबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालबाई की संधि कर युद्ध से उन्हें अलग किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया। वस्तुतः मराठों के साथ सालबाई की संधि कर उन्हें युद्ध से अलग किया। इस तरह हैदर युद्ध में अकेला रह गया। 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 इसी क्रम में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पोर्टोनोवो पोलिलूर के युद्ध में हैदर को पराजित किया। इसी क्रम में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो पोलिलूर के युद्ध में हैदर को पराजित किया। इसी क्रम में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना पोर्टोनोवो पोलिलूर के युद्ध में हैदर को पराजित किया। इसी क्रम में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो पोलिलूर के युद्ध में हैदर को पराजित किया। इसी क्रम में सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पोर्टोनोवो पोलिलूर के युद्ध में हैदर को पराजित किया। तत्पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र टीपू शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसका पुत्र टीपू शासक बना और युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई और इसके बाद उसका पुत्र टीपू शासक बना और युद्ध जारी रहा। तत्पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र टीपू शासक बना और युद्ध जारी रखा। तत्पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र टीपू शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा। तथा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी के मध्यस्थता से 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। तथा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी की मध्यस्थता से 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। तथा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी के मध्यस्थता से 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। तथा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी के मध्यस्थता से 1784 में टीपू अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। तथा मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकार्टनी के मध्यस्थता से 1784 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मैंगलोर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। 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 इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था, अतः दोनों के बीच तनाव बढ़ा। टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों
की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया था तो दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज ट्रवनकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज ट्रवनकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज ट्रवनकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज ट्रवनकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इसी तरह ब्रिटिश संरक्षित राज ट्रवनकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में निजाम मराठे एवं अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना और इस युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में निजाम मराठे एवं अंग्रेज का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना और युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में निजाम मराठे एवं अंग्रेज का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना और युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 करनी पड़ी। इस युद्ध में निजाम मराठे अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना और युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में निजाम मराठे अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना और युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत टीपू की आधा राज अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार एवं डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार एवं डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार एवं डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार एवं डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई। इस संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को बारामहल, मालाबार एवं डिंडीगुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू पर आरोपित की गई। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक के रूप में रखा। इस संधि के तहत मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया तो निजाम को कृष्णा नदी एवं पेनार नदी के बीच का भाग दिया गया। इस संधि के तहत मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया तो निजाम को कृष्णा नदी एवं पेनार नदी के बीच का भाग दिया गया। इस संधि के तहत मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया तो निजाम को कृष्णा नदी एवं पेनार नदी के बीच का भाग दिया गया। इस संधि के तहत मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया तो निजाम को कृष्णा नदी एवं पेनार नदी के बीच का भाग दिया गया। इस संधि के तहत मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग दिया गया तो निजाम को कृष्णा नदी एवं पेनार नदी के बीच का भाग दिया गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया। इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है। इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है। इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया। इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया। इसी संदर्भ में कर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है। दरअसल कर्नवालिस यह संधि न करके यदि संपूर्ण मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। दरअसल कर्नवालिस यह संधि न करके यदि संपूर्ण मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। दरअसल कर्नवालिस यह संधि न करके यदि संपूर्ण मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। दरअसल कर्नवालिस यह संधि न करके यदि संपूर्ण मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। दरअसल कर्नवालिस यह संधि न करके यदि संपूर्ण मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता तो उसे अपने युद्धकालीन मित्रों मराठा निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करते। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती प्रस्तुत करते। इस चुनौती से बचने के लिए कर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि कर उसे आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बनाया, साथ ही मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इस चुनौती से बचने के लिए कर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि कर उसे आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बनाया, साथ ही अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इस चुनौती से बचने के लिए कर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि कर उसे आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बनाया, साथ ही अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इस चुनौती से बचने के लिए कर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि कर उसे आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बनाया, साथ ही अपने मित्रों को
शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इस चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टिप्पू के साथ संधि कर उसे आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बनाया, साथ ही अपने मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस की एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस की एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। इस दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस का एक दूरदर्शितापूर्ण कदम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। 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 इस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। इस समय बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, जो भारत में कंपनी की सत्ता को सर्वोच्च शक्ति बनाना चाहता था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। मैसूर का टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था, तो दूसरी ओर फ्रांस का नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा था। अतः उसके अभियानों से अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। अतः उसके अभियानों से अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। अतः उसके अभियानों से अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। अतः उसके अभियानों से अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। अतः उसके अभियानों से अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की चिंता हुई। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाले इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने फ्रांस से संबंध रखने वाली इस भारतीय शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टिप्पू को पराजित कर मार डाला। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टिप्पू को पराजित कर मार डाला। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टिप्पू को पराजित कर मार डाला। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टिप्पू को पराजित कर मार डाला। इसी क्रम में वेलेजली ने मैसूर पर हमला कर टिप्पू को पराजित कर मार डाला। अब मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने वडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे संधि कर ली। अब मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने वडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे संधि कर ली। अब मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने वडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे संधि कर लिया। मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने वडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उसे संधि कर लिया। मैसूर के छोटे से भाग पर पुराने वडियार वंश के 2 वर्षीय शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उसे संधि कर ली। मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि सहायक के पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मैसूर विजय उसे सहायक संधि कर ली। अच्छा, मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मैसूर के विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मैसूर के विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। मैसूर विजय के उपरांत वेलेजली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। टिप्पू सुल्तान उर्फ फतेह अली 1750 से 99। 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 टिप्पू ने फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टिप्पू ने फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टिप्पू ने फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टिप्पू ने फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टिप्पू ने फ्रांस के क्रांतिकारी जैकोबियन दल का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टिप्पू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। टिप्पू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। टिप्पू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। टिप्पू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। टिप्पू ने सीका ढलाई की नई तकनीक अपनाई और माप तौल के नए पैमाने को अपनाया। टिप्पू ने
टीपू ने सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई और माप तोल के नए पैमाने को अपनाया। टीपू ने सिक्का ढलाई की नई तकनीक को अपनाई और माप तोल के नए पैमाने को अपनाया। टीपू ने सिक्का ढलाई की नई तकनीक को अपनाई और माप तोल के नए पैमाने को अपनाया। टीपू ने सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई और माप तोल के नए पैमाने को अपनाया। टीपू ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया। टीपू ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया। टीपू ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया। टीपू ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास किया। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का नींव मानता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का नींव मानता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का नींव मानता था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का नींव मानता था। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू में अपना दूध भेजे। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू में अपना दूध भेजा। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगू में अपना दूध भेजा। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू में अपना दूध भेजा। अतः टीपू ने यूरोपियों के समान ही व्यापारिक कंपनी गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों जैसे फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेंगू, बर्मा में अपना दूध भेजा। टीपू ने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। टीपू ने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। टीपू ने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। टीपू ने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। टीपू ने आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी। टीपू सुल्तान कूटनीतिक दृष्टि से कमजोर था। 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 अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसका राज समाप्त हो गया। अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसका राज समाप्त हो गया। अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसका राज समाप्त हो गया। तब वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसका राज समाप्त हो गया। तब वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका और उसका राज समाप्त हो गया। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के प्रांत में साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू के साम्राज्य में 17 प्रांत थे। प्रांतों को आसिफ टुकड़ी कहा जाता था। टीपू ने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर अधिक बल दिया। अतः उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गई थी जो उसकी भूल थी। टीपू ने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर अत्यधिक बल दिया था। उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गई जो उसकी भूल थी। टीपू ने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर अधिक बल दिया था। उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गई थी जो उसकी भूल थी। टीपू ने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर अधिक बल दिया था। उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गई थी जो उसकी भूल थी। टीपू ने घुड़सवार सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर अधिक बल दिया अतः उसकी युद्ध नीति आक्रामक होने के बजाय सुरक्षात्मक हो गई थी जो उसकी भूल थी। हर महादेव।